इमरान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज से हम एक नई सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज हमारे पास रिलेटेड होगी एमसीक्यू से। कि हमारे पास जैसे कि आज पता है आज 16 तारीख है और 30 मई से हमारे पास या फिर जून से जो है ना वो फेडरल बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद कई और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड होगी, या जो हमारे पास पास्ट पेपर्स किस तरह का आता है, मॉडल पेपर किस तरह के होते हैं, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स को कि 2022 हो गया, 21, 20, 2019, 2018, इस तरह के सालों में हमारे पास बोर्ड में किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं या किस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हम ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो बोर्ड में ये 5-6 साल के जो हमारे पास होते हैं पेपर, इन्हीं में से जो एमसीक्यूज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही या फिर उसी से रिलेटेड हमारे पास बोर्ड में नए नए क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपको जो पास्ट 10 ईयर्स या पास्ट 8 ईयर्स या 5 ईयर्स एटलीस्ट वो आप जितना भी पेपर हैं वो उसको सॉल्व करें, क्योंकि 2 ग्रुप्स में पेपर आता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले। तो मतलब एक साल में आपके 2 पेपर हैं, तो वो जो पेपर बनता है ना बोर्ड का वो प्रॉपर पूरी बुक में से बनता है। तो अगर हम 4-5 साल के पेपर जो हैं वो रिवाइज करें, उनको प्रॉपर तरीके से पास कर लें, तो एटलीस्ट हमारे पास 50% मार्क्स जो हैं वो तो हमारे कहीं नहीं गए। तो पास होना भी ईजी है, पास तो कोई मुश्किल नहीं है। फेडरल बोर्ड को या किसी भी बोर्ड को क्लियर करना, पास करना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो आप यही जो पास्ट ईयर के पेपर है 5, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर हमारे पास जो दूसरे क्या है एमसीक्यूज है, कौन कौन से, सिर्फ वही को अगर हम देख ले तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये पेपर है वो कवर हो जाते हैं। आगे फिर जितना पढ़ते जाएंगे, जितना मजीद अच्छा पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये तकरीबन उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने पूरे साल जो है वो कोई काम नहीं किया और यही सोचा कि हम कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और अभी आके जो उनको अगर 2 हफ्ते रह गए तो इन 2 हफ्तों में भी वो ये चीज़ें करके इस तरीके पे मतलब चलकर हमारे पास जो पेपर है उसको अच्छे नंबरों से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स 33 ले लिए और पास हो गए, ये नहीं, अच्छे नंबरों से उसको कवर कर सकते हैं। 60-70 तक वो इजीली उसमें जा सकते हैं। और जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है तो उनके लिए एज अ मतलब टेस्ट होगा और साथ में उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैसे पेपर आता है हमारे पास बोर्ड में। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपने इससे पहले फेडरल बोर्ड का अगर पेपर नहीं दिया तो एक लाजमी जहन में होता है कि यार किस तरह का पेपर आएगा, जो बोर्ड का प्रेशर इंसान पे होता है, जो साइकोलॉजी को खराब करता है, या उस तरह की मतलब पता नहीं होता कि किस तरह के कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए हम जो है ना ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी सीरीज? जो एमसीक्यू से हम मतलब एमसीक्यूज करेंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप अटेंटिव होकर बैठो, फिर कोई नोट्स वोट्स उठा लो, क्योंकि अगर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो वो एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ हम उसका ये कि उसका राइट आंसर क्या है वो उस चीज़ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसी एमसीक्यूज से रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसी एमसीक्यूज से रिलेटेड हमारे पास मतलब कोई और एमसीक्यू भी बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज जो स्टार्ट ले रहे हैं हम 1 बाय 1 साथ साथ करेंगे कि एमसीक्यूज क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का एमसीक्यू या किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक बोर्ड के अंदर, मतलब जो बोर्ड पेपर उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आ सकते हैं। फिर उसके बाद एक तो पूरी बुक की अंदर से जो है ना वो पेपर बना होता है, तो एक तकरीबन से पूरे बुक की रिवीजन सी हो जाती है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकता है। बाकी जो फेडरल बोर्ड का सीन है वो सिंपल सा सीन है, उसमें मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, इवन जो आपके बॉक्सेस और फिगर्स हैं उनको भी आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि उसमें वही 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो 17 नंबरों वाला होता है वो हमारे पास एमसीक्यूज का होता है। दूसरा सेक्शन जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन बी में भी जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब हमारे पास चॉइस होती है, हमें कोई 7 क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट, तो वो कैसे करने वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो मतलब चैप्टर 1 से 8 तक वो सेक्शन बी में आते हैं, और फिर चैप्टर 9 से आगे जो जितने भी चैप्टर्स हैं 11 के 12 जितने भी 11 मेरे ख्याल से या 12 हैं या 13 है मेरे ख्याल से, तो वो सारे जो है वो हमारे पास फिर सेक्शन बी में हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन डी जो है जो 26 नंबर्स का होता है वो हमारे पास होता है कौन सा, लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। तो जिसने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए होते हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आती। तो मेन चीज़ है पेपर हमारे पास एमसीक्यूज जो 17 फिक्स नंबर होते हैं, अगर सही सारे कर लिए तो कोई नंबर काट नहीं सकता। दूसरी जो मेन पोर्शन हमारे पास होता है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला होता है, शॉर्ट आंसर्स वाला,
वो पोर्शन होते हैं, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो चलो शुरू करते हैं, पेन पेंसिल वगैरह साथ रख लो। और जो मेरे पास पेपर है आज, वो पेपर हमारे पास है फेडरल बोर्ड का पेपर है, क्लास 11 का बायोलॉजी का। और ये है हमारे पास 2021 का, जो 2021 का पेपर है उसके लिहाज से हम, तो इसमें आज जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे हमारे पास एमसीक्यूज का जो सेक्शन ए है, जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो उसमें से हमने एमसीक्यूज को कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसके सही जो आंसर्स हैं वो भी साथ साथ हम करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास, तो हमारे पास हम मतलब क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 2021 का जो पास्ट पेपर है फेडरल बोर्ड का, उसके एमसीक्यूज करेंगे। उसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे, हमारे पास 17 एमसीक्यूज होते हैं। और 17 एमसीक्यूज के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो हमारे पास 25 मिनट्स होता है। कितना होता है, 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना कि जो एमसीक्यूज होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें से पहले पेपर को समझना लाजमी है, क्वेश्चन को समझना लाजमी है। बाज़ दफ़ा एमसीक्यू बड़ा इजी होता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो जब वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो हम सिंपल उसको पढ़ लेते हैं और हमें जो सही लगता है वो लगा लेते हैं। बाद में जब उसको सोचा जाता है तो उसका आंसर वो नहीं होता जो हमने पढ़ा होता है, मतलब जो हमने वहाँ पे लगाया होता है। तो इसको समझना ज़रूरी है। बाकी जो एमसीक्यू 17 है, इसको जिसको सही आता है या जिसने ये सीरीज़ वगैरह देख रही है, जिसने मॉडल पेपर हल किए हुए, जिसको पता है कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, कितने ट्रिकी आ सकते हैं, तो उनके लिए 10 मिनट का पेपर होता है टोटल। तो पेपर को तसल्ली से पहले पढ़ो सारा, जितने भी एमसीक्यूज हैं कि कौन से एमसीक्यूज हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इजी एमसीक्यूज है तो ये ना सोचो, उसको पहले गौर से देखो कि यार वाकई ये उतना इजी है या इसमें कोई ट्रिक है। ठीक है, तो हम इस पेपर के थ्रू जो है ना वो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे, तो सबसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर that is A, B, C, D by filling the relevant bubble for each according to the instructions given there। तो वो हमारे पास वो जो होता है स्कूल कॉलेजेस में तुम लोगों को बता दिया जाता है कि वो किस तरीके से वो जो सर्कल है फिल करना है, जो राइट सर्कल है उसको कैसे फिल करना है, उसके बाहर नहीं जाना, उसके अंदर भी नहीं करना, प्रॉपर उसको कैसे फिलअप करना है, वो सारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे पास कॉलेजेस में बता दी जाती है, जितने भी कॉलेजेस हैं। तो वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि इसने हमने पेपर को समझना है। हमारे पास, मेरे पास ये जो हाथ में है, ये हमारे पास कितने हैं, 17 क्वेश्चन है जो 2021 में आए थे हमारे पास से, पता नहीं कौन से ग्रुप के हैं, लेकिन हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। यही फायदा है कि जो एमसीक्यूज होंगे, ये एमसीक्यूज हो सकता है कि अभी जो पेपर आएगा उसमें से इनमें से कोई एमसीक्यू हो या इसी से रिलेटेड कोई एमसीक्यू हो। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड जो है वो किसी चैप्टर को नहीं छोड़ता, एमसीक्यूज में ला सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ला सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ला सकते हैं, कोई चैप्टर जो ना फेडरल बोर्ड छोड़ेगा नहीं। तो इस चीज पे ना रहना कि हमारे पास कोई एक चैप्टर जो इसको हम स्किप कर देंगे। बाज़ दफ़ा बच्चों को ये जो किंगडम एनिमेलिया वाला है, जो फाइलम्स वाला चैप्टर, वो बड़ा मुश्किल लगता है, तो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन उसको स्किप कोई चैप्टर नहीं करना। मैंने बताया कि अगर नहीं याद हो रहा, ये जो सीरीज है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे फास्ट 5 ईयर्स के, तो इन चीजों को हम देखेंगे साथ साथ। तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है लाइसोसोम्स फंक्शन इन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, लाइसोसोम्स फंक्शन, लाइसोसोम फंक्शन इन। अब लाइसोसोम फंक्शन इन आगे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, हमारी ये सीरीज लंबी होगी, तो अगर कोई शॉर्टकट वाला ढूंढ रहा है तो फिर वो यार सॉरी टू से वो मतलब जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीजों को समझना जरूरी होता है। सीरीज लंबी होती है, हम 1 बाय 1 प्रॉपर उसके एमसीक्यूज और उसके प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट्स है उसको साथ उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि लाइसोसोम, पहला जो एमसीक्यू है लाइसोसोम फंक्शन इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है। उसके बाद तीसरा जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और चौथा है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस। ये फेडरल बोर्ड का पहला ही हमारे पास जो एमसीक्यू है 2021 का, वो क्या है हमारे पास, एक है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। देखो अब इसको पढ़ो, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। अब इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइसोसोम का फंक्शन मतलब इसमें कोई खास नहीं है, जिसने लाइसोसोम का टॉपिक चैप्टर 1 से ही हमारे पास एमसीक्यू है लाइसोसोम के टॉपिक से। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लाइसोसोम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि फेडरल बोर्ड हो ही नहीं सकता कि लाइसोसोम से कोई क्वेश्चन शॉर्ट हो
लॉन्ग हो या एमसीक्यू हो या कोई चीज हो वो हमारे पास उठाए ना। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लाइसोसोम फंक्शन किसमें करेगा। अब देखो पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग जो लाइसोसोम का फंक्शन ही नहीं है, वो तो फंक्शन हमारे पास गोल्जी किसका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है, किसका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने लाइसोसोम के फंक्शन में कहा था कि इसमें ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जो पहला फंक्शन लाइसोसोम का था वो क्या था कि सेल के अंदर जो हमारे पास फूड कॉन्ट्रैक्टाइल ये जो फूड वैक्यूल जाते हैं उस पे फिर लाइसोसोम एक्ट करते हैं, और लाइसोसोम एक्ट करने के उसके बाद उस पे एंजाइम छोड़ते हैं, और वो एंजाइम रिलीज जब होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे पास उस फूड वैक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से अपने लिए चीजें जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो इंट्रासेल्युलर जो सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है वो किसका फंक्शन होता है, वो लाइसोसोम का फंक्शन होता है। वो किसका फंक्शन होता है, इनमें से लाइसोसोम का फंक्शन होता है। तीसरा अगर प्रोटीन सिंथेसिस है तो प्रोटीन सिंथेसिस हमने कहा था ये राइबोसोम्स का फंक्शन है। प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। और हमारे पास लिपिड सिंथेसिस है। लिपिड सिंथेसिस हमारे पास हमने ये भी चैप्टर 1 ही से है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था, अगर याद कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे पास लिपिड्स है वो मैक्सिमम कहां बन रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे होते हैं, उनकी साइट वो है। तो यार देखो यहाँ से देखो कितने एमसीक्यूज हमारे पास क्लियर हो गए। पहला एमसीक्यू तो ये था, मतलब जो ओरिजिनल एमसीक्यू है कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। राइट आंसर तो उसका बी है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो लाइसोसोम का फंक्शन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोल्जी फंक्शन का फंक्शन, मतलब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, और यही एमसीक्यूज, मतलब अगर यही आंसर मैं दे दूं तो अगर यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा हो तो फिर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जो है हमारे पास है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हो कि राइबोसोम्स फंक्शंस इन, तो फिर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह लाइसोसोम उसके बाद क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस इन, तो फिर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो एक से हमने चार और जो एमसीक्यूज है कैसे बन सकते हैं वो हमने बना दिए। तो पहला जो हमारे पास लाइसोसोम फंक्शन इन प्रोटीन कितना है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारे पास इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या फिर आंसर नंबर बी। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास हो गया। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास क्या है, दूसरा एमसीक्यू है कि एक्सट्रीम चेंज इन पीएच causes the breakdown of enzyme that results in। चार ऑप्शन है। एक्सट्रीम चेंज इन क्या है, पीएच है। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच causes, extreme change in pH causes the breakdown of enzyme that results in, causes the breakdown of enzymes that results in। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू का, और इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास डीनेचरेशन। पहला क्या है, डीनेचरेशन। दूसरा हमारे पास है क्या है, हमारे पास सैचुरेशन, सैचुरेशन है। तीसरा हमारे पास है कौन सा, कंपटीशन। और चौथा हमारे पास है इसका ऑप्शन इनहिबिशन। ठीक है, चैप्टर 3 से ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंजाइम्स वाले चैप्टर से। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो एक्सट्रीम चेंज अगर आ जाए पीएच के अंदर, पीएच के अंदर मतलब ये हमारे पास जो टॉपिक है ना इफेक्ट ऑफ पीएच, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे पीएच का क्या इफेक्ट है, उस टॉपिक के अंदर से ये एमसीक्यूज है कि अगर पीएच के अंदर एक्सट्रीम चेंज आ जाए तो उससे क्या होता है, एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं, तो जब वो ब्रेक, असल में क्या है जो एंजाइम की ब्रेक डाउनिंग है तो वो कौन सा फिनोमिना जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। असल में ये हमारे पास इन चारों फिनोमिना किसी एक की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब व्हाट मैं ब्रेकफास्ट कहता हूं कि व्हाट इज सैचुरेशन या व्हाट इज कंपटीशन, व्हाट इज इनहिबिशन, व्हाट इज डीनेचरेशन, तो वो हमारे पास ये असल में एक डेफिनेशन है जिसका मतलब कोई फिनोमिना है जिसकी ये डेफिनेशन है। तो एक्सट्रीम चेंज इन पीएच causes द ब्रेकडाउन इन एंजाइम दैट रिजल्ट्स इन व्हाट। अब पीएच में चेंज आ रहा है, जब पीएच में चेंज आएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो एसिडिक या बेसिक ग्रुप्स होते हैं एंजाइम्स के अंदर उनके आयनिक चेंजेस उसमें आएंगे, उनके आयंस में चेंजिंग आएगी, मतलब उसके चार्जेस में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, उसके आयंस में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उसमें चेंजिंग आना शुरू होती है। चेंज होने से क्या हो जाता है कि हमारे पास जो बॉन्ड होता है एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स ऑफ एंजाइम के अंदर वो बॉन्ड टूट जाता है।
तो जब वो बॉन्ड टूटता है तो उसके अंदर वो फिर जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये हमने चैप्टर 3 में हम इस टॉपिक में इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या है, व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन इज द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच दैट causes the breakdown of entire enzyme। और अंदर की वो बात क्या आती है कि इसके अंदर आयनिक जो चेंजेस है वो होती है, जिसकी वजह से एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स के अंदर के जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, डीनेचुरेशन के जो अगर पीएच के अंदर चेंजिंग आ जाए तो उसकी वजह से एंजाइम ब्रेक डाउन कर जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे डीनेचुरेशन। इसी तरह सैचुरेशन है, सैचुरेशन ये वाला फिनोमेना कब आता है, जब हमारे पास थोड़े सी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो और सारे एंजाइम जो है वो जब ऑक्युपाई हो जाए, एक मतलब हर एंजाइम के पास कोई ना कोई सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, तो उसके बाद कोई एंजाइम फ्री ना हो, तो उस प्रोसेस को फिर उस फिनोमेना को बोलते हैं सैचुरेशन, जिसमें कोई एंजाइम जो है वो फ्री ना हो, उसके साथ कोई ना कोई सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ हो। इसी तरह मतलब बिलफर्ज ये मैं मिसाल देता हूँ, 5 एंजाइम है और 10 सबस्ट्रेट है। इन 10 में से अगर 5 एंजाइम्स के साथ जुड़ गए तो मतलब जितने भी एंजाइम है सारे ऑक्युपाइड है, कोई फ्री एंजाइम नहीं है, तो इस वाले स्टेट को बोलेंगे हम सैचुरेशन वाली स्टेट। इसी तरह कंपटीशन क्या है, कंपटीशन जो इनहिबिटर की सूरत में आती है कि जब हमारे पास एक सबस्ट्रेट हो और उसी से मिलता जुलता हमारे पास एक इनहिबिटर हो, तो वहां पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की कंपटीशन होती है कि कौन सा जाएगा एंजाइम के पास, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो कंपटीशन कहलाता है। इसी तरह इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन वही है कि हमारे पास सबस्ट्रेट की तरह का हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जब वो एंजाइम के साथ जुड़ेगा कोई भी इनहिबिटर तो EI तो बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सिंपली जो एंजाइम के केस में क्या होता था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था और इसके बाद प्रोडक्ट बन जाता था और एंजाइम वैसे का वैसे रिलीज हो जाता था। ये प्रोसेस नॉर्मल था सबस्ट्रेट के केस में। इनहिबिशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की तरह का ही मतलब उसका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी हो सकती है, उसकी शेप की सिमिलैरिटी हो सकती है, तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बनता और इस तरीके से वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन प्रोसेस। तो वो इनहिबिशन हमारे पास क्या है, मतलब उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा एंजाइम का कोई, लेकिन अगर इनहिबिटर कोई जुड़ेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये इनहिबिशन वाला केस है। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक्सट्रीम चेंज इन पीएच causes a breakdown of enzyme that results in a denaturation। तो 2 एमसीक्यूज हमने कर ली और 2 एमसीक्यूज के साथ हमने बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लिया, और वो रिवाइज क्या है कि सैचुरेशन क्या होती है, कंपटीशन क्या होती है, इनहिबिशन क्या होती है, ये चीजें भी साथ साथ हमने रिवाइज कर ली। तो अगर इनमें से मतलब अगर कोई डेफिनेशन इनहिबिशन किया जाए या सैचुरेशन किया जाए तो वो भी हम इजीली साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 लेक्चर, हमारे पास लंबा होगा, कोशिश करेंगे जो 17 एमसीक्यूज है इस चैप्टर 2021 के वो आज हम क्लियर कर ही लें। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास, चलते हैं साफ हो जाए भाई जल्दी से। तीसरा हमारे पास है, ये साथ साथ में इधर ही से कराता चला जाता हूँ। तीसरा हमारे पास ये है कि जो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन है, फास्फोराइलेशन वो टेक्स प्लेस इन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। देखो सबसे पहले हमने लिखना है, तीसरा हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन मतलब कहाँ होता है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, बायोएनर्जेटिक्स से चैप्टर में से, चैप्टर 4 में से। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इधर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वहां पे प्रॉपर नाम लिखे हुए, एंड ट्रांजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चौथा हमारे पास है क्रेब्स साइकिल प्लस ट्रांजिशन रिएक्शंस। ये 4 ऑप्शन है। देखो इस चीज को और से देखो, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं कहां टेक प्लेस करती है। 4 ऑप्शन है, सिंपल है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो यहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक आउट कर देगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है।
पहले हमने समझना है फास्फोराइलेशन क्या होती है। फास्फोराइलेशन क्या होती है? जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है तो उसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर और उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा, तो जब इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। बेल फर्ज हमारे पास एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके साथ जब इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है तो एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन की तो समझ आ गई कि जब हमारे पास इनऑर्गेनिक फास्फेट किसी चीज के साथ जुड़ेगा। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होती है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये होती है कि जब भी हमारे पास इंजाइमेटिकली, एक बात याद रखना, कौन सा? इंजाइमेटिकली, मतलब इंजाइम्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, एंजाइम्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो निकाल कर एडीपी के साथ जुड़ना, जिसमें एटीपी बन जाए, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई चीज नहीं जा रही, मतलब कि वो जिसमें कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा, बल्कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके साथ कोई फास्फेट ग्रुप अटैच है। जब वो फास्फेट ग्रुप वहां से निकलता है, मतलब वो क्या होता है, वहां से निकलता है और उसके बाद उसकी एटीपी बनती है, तो वो हमारे पास होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब किसी सबस्ट्रेट से अगर इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल कर एटीपी बन रही है तो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। अब फास्फोराइलेशन दो तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव होती है और एक सबस्ट्रेट लेवल होती है। ऑक्सीडेट अगर तुम लोगों को याद है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब था उसमें वो होती है कि हमारे पास जो NADH है, जो FADH2 जो बनते हैं बायोएनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलाइसिस और ट्रांजिशन रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान, वो हमारे पास फिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वहां से उनसे इनडायरेक्टली एटीपी बनती है, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। जो दूसरी फास्फोराइलेशन होती है जो डायरेक्ट सबस्ट्रेट से उधर ही एटीपी बन रही होती है, वहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन थी। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी क्या था? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी जब हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट था, वो कन्वर्ट हुआ था किसमें? 3 फास्फोग्लाइसरेट में। किसमें? 3 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो गया था। तो जो एक फास्फेट था वो एटीपी की सूरत में निकल जाता है, वहां पे एटीपी बन रही थी। तो ये काम कहां था? ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान था। इसी तरीके से जो फास्फोइनोल पायरुवेट वो जब कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, किसमें? पायरुवेट में, तो ये अपना फास्फेट जो ग्रुप है वो रिलीज करता है जो कि एटीपी की फॉर्म में निकल जाता है, तो वहां पर भी एटीपी बन रही है। और ये दोनों प्रोसेस हो रहे थे 7 और 10 वाला जो रिएक्शन था ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हो रहे थे। किसके अंदर हो रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। सबस्ट्रेट लेवल यही है ना कि कोई सबस्ट्रेट था जिसके साथ फास्फेट ग्रुप है, उससे फास्फेट ग्रुप निकला और वहीं पर एटीपी बन गई, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गई। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में हो गए। तो मतलब इट्स मीन कि जहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस है उसको अपने अंडर कर लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांजिशन रिएक्शन, इसमें तो ग्लाइकोलाइसिस का नाम ही नहीं है तो इसमें नहीं होगा, इसको भी निकाल दो जहन से। और क्रेब्स साइकिल और ट्रांजिशन रिएक्शन, यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस नहीं है तो इसको भी निकाल दो। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, ग्लाइकोलाइसिस और ऑप्शन ए और सी, मतलब यहाँ पर दोनों में ग्लाइकोलाइसिस है। अब ये देखो दूसरे नंबर का जो मतलब टोटल हमारे पास जो प्राइमरी रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक चीज याद रखना, उसमें सिर्फ दो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है, एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक याद करो जब क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था। कौन सा था? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था, वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? सक्सिनेट में। तो साथ में कोएंजाइम ए भी रिलीज किया और साथ में जो उसका फास्फेट ग्रुप है वो भी रिलीज किया और यहाँ पे एटीपी बन जाती है। तो एक क्रेब्स साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही होती है, एक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पहला ऑप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ये वो दो ऐसे फेजेस है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही होती है। कौन सी फास्फोराइलेशन होती है? सबस्ट्रेट लेवल। तो एक चीज याद रखें, इसके अलावा कई सारे एमसीक्यूज है जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए कि फास्फोराइलेशन क्या होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होती है, ये ऑक्सीडेटिव जिसकी दूसरी फॉर्म है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। फिर कौन से स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस के किस स्टेप में ये काम हो रहा होता है और क्रेब्स साइकिल के किस स्टेप में ये काम हो रहा होता है। तो इससे रिलेटेड फिर अगली बार हो सकता है कि ये एमसीक्यू पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल के दौरान कौन से स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है। तो वो वही है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बन रहा होता है वहां पे जो सबस्ट्रेट लेवल है वो फास्फोराइलेशन हो रही है। तो तीसरा हमने कर लिया। तीसरा क्या था जिसका करेक्ट ऑप्शन है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल।
सबस्ट्रेट टेबल इन्हीं दो फेजेस पे होती है पूरे इस बायोएनर्जेटिक से चैप्टर में। एक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हो रही होती है, एक हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान हो रही होती है। ठीक हो गया? थक गए? आगे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से इसको निपटा लें, क्योंकि एक दफा आपको पता लग गया, मैं इसमें ये यहाँ पे बोर्ड पे करवाने का मकसद मेरा यही है कि एमसीक्यू जो अभी देख रहे हो उसको सिर्फ एक उससे ना देखो क्या क्वेश्चन पूछा उसका क्या आंसर है, उसके जो बाकी ऑप्शन है उनके क्या आंसर्स है, वो किसे कहते हैं, ये चीजें सारी जब ये सारे करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों की रिवीजन होगी, बार बार रिवीजन होगी, बार बार क्या होगी, रिवीजन होगी। अब नंबर 4 पर जो है, नंबर 4 पे है कि बॉडी ऑफ एलजी which is differentiated into blades, steps and hold fast belongs to। अब ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये पूरी बुक में ढूंढोगे, किसी लाइन में ये नहीं लिखा। ये जो क्वेश्चन है एक मतलब वहां पे जो बुक के अंदर लाइंस लिखी हुई है, जो पैराग्राफ्स लिखे उसमें किसी पैराग्राफ में ये बात नहीं लिखी हुई। इतना ट्रिकी फेडरल बोर्ड होता है। मैं नहीं पता कि ये फिगर से भी दे सकता है, ये जो साइड पे बॉक्सेस होती है संस्कृत बिट्स की वो उसमें से भी दे सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो प्रोटेस्टा और एलजी का जो चैप्टर है, प्रोटेस्टा वाला जो चैप्टर, प्रोटेस्टा एंड फंजाई वाला, तो उसके अंदर ये एक फिगर है, उस फिगर में से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बॉडी ऑफ एलजी विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स, मतलब उसकी ब्लेड्स हैं, पत्ते की तरह की ब्लेड्स हैं, साथ में स्टिक्स भी हैं, तने भी हैं और होल्ड फास्ट भी है, जड़े भी हैं, इस तरह की, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की कोई बॉडी है तो वो कौन सी एलजी होगी जिसके अंदर होल्ड फास्ट भी है, होल्ड फास्ट मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर स्टिप्स भी है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर ब्लेड्स भी हैं। क्या है? ब्लेड्स हैं, छोटे छोटे से पत्ते मतलब लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कहते हैं ये कौन सी एलजी होगी? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ग्रीन एलजी है, ठीक है, वो तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें हम उसको इवन लीव्स कह देते हैं। उसके बाद कैल्प्स हैं, गोल्डन एलजी है और ब्राउन एलजी है। तो अगर ब्राउन एलजी को तुम लोग वहां पे पढ़ोगे तो ब्राउन एलजी लेमिनेरिया जो है वो एक फिगर बना हुआ और उस फिगर में यही बताया हुआ है कि इसके ये होल्ड फास्ट भी है, स्टिप्स भी है और ब्लेड्स भी है और ये एक ब्राउन एलजी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ब्राउन एलजी होगी। क्या होगी? ब्राउन एलजी। ठीक है। अब इसमें जो बाकी कैल्प्स हैं, कैल्प्स भी ब्राउन एलजी होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो कई मीटर्स तक बड़े बड़े बॉडी होते हैं उनको फिर मिला के कैल्प्स कहा जाता है। वैसे जो हमारे पास ब्राउन एलजी है उसके अंदर होल्ड फास्ट भी होगा, स्टिप्स भी होंगे और ब्लेड्स भी होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने देखा, अब ये फिगर से उन्होंने, तो फिगर को भी तुम लोगों ने गौर से देखना है कि किस वाले फिगर का क्या नाम है। अब यहाँ पे यही पूछा है कि बॉडी ऑफ एलजी विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स, स्टिप्स एंड होल्ड फास्ट बिलोंग्स टू ब्राउन एलजी। ये क्या होगा? ब्राउन एलजी ऑफ लेमिनेरिया जो है ना वो बुक में उसके प्रॉपर फिगर बनी हुई है, तो वो चीज है हमारे पास है, वहां से ये एमसीक्यू उठा हुआ है। ये किसी पैराग्राफ से एमसीक्यू नहीं आया बल्कि वहां से आए हुए, तो इस चीज को भी गौर से देखो। ये हो गया हमारे पास